अहीर रेजिमेंट के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता हो। ये एक बहुत पुरानी हमारी डिमांड है। ये डिमांड कम से कम 100 साल पुरानी है और अहीरों का योगदान जो रहा है भारत भूमि की रक्षा के लिए, वो आज से नहीं, महाभारत से लेके और आज तक का है। ये इतिहास बहुत गौरवशाली है और हमारे देश को, हमारे देशवासियों को आपके माध्यम से इसके बारे में जानना जरूरी है। हर कौम ने इस देश की रक्षा के लिए खून बहाया है। सिखों ने बहाया है, जाटों ने बहाया है, डोगरों ने बहाया है, गढ़वालियों ने भी बहाया है। हर कोने कोने में जो हमारे भारतवासी हैं, चाहे वो लद्दाख में है, चाहे नागालैंड में है, चाहे वो साउथ में मद्रास में है, चाहे असम में, सब ने बहाया है। हमने भी अपना खून उतना ही बहाया है जितना उन्होंने भी बहाया है। हमारी जो वीर गाथाएं हैं वो हर देश के कोने कोने में गाई जाती हैं। अल्लाउद्दीन का नाम आपने सुना ही होगा। मध्य प्रदेश के अंदर अल्लाउद्दीन का जो वीरता के जो गीत, फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, वो देश के कोने कोने में मशहूर हैं। देवनगरी या आज के दिन में दौलताबाद, उसका नाम आपने सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी को किस प्रकार से यदुवंशियों ने वहाँ पे मात दी थी, वो भी हिस्ट्री में एक सुनहरा चैप्टर है। उसी प्रकार से तीनों पानीपत की लड़ाई के अंदर अहीरों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और तीनों पानीपत की लड़ाई में, आखिरी लड़ाई में, जो अहीरों की शूरवीरता को देखते हुए मुगल बादशाह ने उन्हें रेवाड़ी के राव को हिसार की जागीरदार दी थी, गवर्नर बनाया था। उसके पश्चात उन्होंने रेवाड़ी का सूबा बसाया और 1857 में राव तुलाराम की गाथा कौन नहीं जानता है। सूबेदार बाल किशन ने मेरठ के अंदर सबसे बड़ी बगावत की थी और मेरठ कंटोनमेंट से ही पूरा जो छावनी थी वो लाल किले के ऊपर आकर और अंग्रेज़ों को वहाँ पे हराया था। उसके बाद में भी अहीर जो थे वो हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये महसूस था कि अहीर जो हैं बहुत एक योद्धा कौम है और इनको हम आर्मी में, इनकी हमें कुशलता चाहिए। आर्मी के अंदर उन्होंने अहीरों को कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट किया। साथ साथ में प्योर आर्टिलरी रेजिमेंट्स में उनकी धाक जमी हुई थी, एयर डिफेंस रेजिमेंट्स में उनकी धाक जमी हुई थी, कैवलरी में और दूसरी सर्विसेज में भी अहीरों को रिक्रूट किया जाता था। लेकिन 1946 में जो हैदराबाद रेजिमेंट थी उसको कुमाऊं रेजिमेंट में गोविंद वल्लभ पंत जी ने हाईजैक कर लिया और एक कुमाऊं रेजिमेंट बन गई। कुमाऊं रेजिमेंट या कुमाऊं का उस समय तक कोई नामो निशान ही नहीं था। 1946 में हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया और अहीरों को उसमें से हटाकर सिर्फ 25% भागीदारी मिली। हम सोचते हैं कि अहीरों के साथ अन्याय हुआ है, अहीरों को उनकी जगह मिलनी चाहिए, अहीरों को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि सिख, जाट, मराठा और डोगरा, गढ़वाल, कुमाऊनियों को मिला है। और ये सम्मान हमारे को जब भी मिल सकता है जब तक एक अहीर रेजिमेंट बने। मैं ये कि नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर हम बोझ बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को इतना ही करना है कि जितने अहीर हर एक रेजिमेंट के अंदर बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करके और एक अहीर रेजिमेंट बना दी जाए। उससे हमारा सम्मान भी बढ़ेगा और हमारा योगदान भी बढ़ेगा और अहीरों का मान बढ़ेगा और अहीरों का मनोबल बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये डिमांड है, ये डिमांड जायज़ है, लेजिटिमेट है और हमारा हक है। धन्यवाद। आपको प्रेस रिलीज दी गई है 2 पेज की, उसमें सारी अचीवमेंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं इस डिमांड से संबंधित, वो मजबूत करती है वो सारी बातें इस डिमांड को। एक आपके पास में 25-30 पेज का और बुकलेट दिया गया है। डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल व्हाट
लोगों ने क्या बोला है अहिरों की बहादुरी के बारे में, एक एक चीज पेन डाउन की है। 15 मिनट लेंगे। डॉक्टर ईश्वर यादव, रिसोर्स स्कॉलर ऑन दिस सब्जेक्ट, आपसे बात करेंगे। आप वहां आगे करें या यहाँ से कर रहे? मैं एक बात और बताना भूल गया आप लोगों को। रजांगला की जो बैटल थी 1962 में, हिंद फौज को मुंह की हार खानी पड़ी थी। हर जगह में, हर फ्रंट के अंदर हमने हार चाटी। सिर्फ रजांगला में अहीरों ने डट के लड़ाई की और देश का सम्मान रखा। और रजांगला के अंदर आज चीनी भी रजांगला की बैटल को धाक मानते हैं। और वहीं पे चीनी जो थे 1962 में सिर्फ एक ही जगह चीन को हार मिली थी और वो थी रजांगला की बैटल। रजांगला की बैटल और सारागढ़ी की बैटल दो इतिहास में, भारतीय इतिहास में दो पैरेलल गाथाएं हैं। सारागढ़ी की लड़ाई जो थी वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर सिखों की एक प्लाटून ने अफगानियों के साथ में लड़ी थी। यहाँ पर 114 अहीरों ने 1000 से ज़्यादा चीनियों को हराया था। और सारे के सारे लास्ट मैन लास्ट राउंड तक 114 अहीर अपने वहीं पर मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। कोई भी अहीर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसी ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और वो वहीं पे वहीं अपने देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा उदाहरण किसी भी रेजिमेंट में आज तक नहीं है। जितना उदाहरण ये उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है जिसको पूरा विश्व मानता है। तो अगर एक कौम इतनी कुर्बानियां दे सकती है, उस कौम को आप उनका मान सम्मान क्यों नहीं करते, उनका हक आप क्यों नहीं देते? ये मेरा कहना है। आदरणीय यदुवंश वेटरन्स और प्रेस के सभी माननीय सदस्य, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा इतिहास में जाके और अहीर रेजिमेंट नहीं बनने के क्या कारण थे और हमारी आज़ादी से पहले कितनी स्थिति थी और बाद में क्या हुई, इस पर मैं सीधे जाऊंगा। और सीधे मैं आपको मैं जो ये बुकलेट लाया हूँ, इसमें आप जो है पेज नंबर 3 पे देखिए, पेज नंबर 3। अब 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके जो माइक शिफ्ट कर दीजिए प्लीज। अठारह सौ सत्तावन में आवाज आ रही है जी? 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें 17th नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार बहादुर सिंह और उनके अहीर सैनिकों द्वारा एक बहुत बड़ा विद्रोह किया गया। और हरियाणा में अहीरवाल क्षेत्र में राव तुलाराम, राव गोपाल देव और राव किशन सिंह ने इस गदर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिहार में इसी प्रकार राजा कुंवर सिंह के सेनापति रणजीत सिंह यादव ने अनेक अहीर सरदारों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। उधर इटावा और मैनपुरी के यदुवंशी सरदार चौधरी रामरतन सिंह और भगवान सिंह ने अनेक अहीर शूरवीरों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ चौरा चौरा कांड में विशेष भूमिका निभाई और शहादत दी। अब पेज नंबर 5 में आप देखेंगे 1857 के नायक कुंवर रणजीत सिंह राम सिंह यादव की शौर्य गाथा में तथा 1857 की महाक्रांति में बिहार का बहुत बड़ा योगदान था। पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 6 उस स्टोन का है जिसमें नसीबपुर में अहीर सैनिकों ने कर्नल गराड की हत्या की थी और यह आज तक भी वहां लगा हुआ है। पेज नंबर 7 थिमैया ऑफ इंडिया जो हम्फ्री इवांस ने लिखी है। पेज नंबर 8 जनरल थिमैया क्या कहते हैं अहीर सोल्जर्स के बारे में, वो आप बहुत ध्यान से सुने। थिमैया was posted as second in command of the Ahir company. He liked them from the first moment he saw them.
They were long, lean, wiry fellows. They walked with a graceful, effortless stride. A 30 or 40-mile march in the desert was nothing to them. Moreover, they could keep up this pace with only a canteen of water, one onion, and half a dozen dry chapatis. एक इससे बढ़िया बेहतरीन एक सोल्जरिंग ट्रेडिशन की ट्रिब्यूट क्या हो सकती है, किस कौम को हो सकती है। उसके बाद जनरल थिमैया कहते हैं, दे वर सिंपल पीपल, दे आस्क फॉर लिटल, दे अरोज अर्ली, वर्कड हार्ड, एंड वर asleep by 8 in the evening. Want of discipline amongst them was almost non-existent. They liked games and were fine athletes. On Sundays, batches of them would go shopping in the bazaars, but being frugal, they rarely spent more than a rupee apiece. Their favorite amusement, however, was the remarkable wit and banter, which were an essential part of their relations with each other. Most of them, they had within themselves a kind of inner contentment that came from an unquestioning faith in simple but genuine values. इससे बड़ी एक उनके सोल्जरिंग ट्रेडिशन को एक इससे बड़ी होमेज क्या हो सकती है। अब मैं आपको पेज नंबर 8 पे ले चलता हूँ। ये चैप्टर है सिंगापुर का चैप्टर। ये सिंगापुर रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। शायद आप में से किसी को इस बारे में नहीं पता हो। 19 हैदराबाद रेजिमेंट, जिसके 3 हिस्से थे, 33% जाट, 33% अहीर, 33% कुमाऊनी, ये उस समय सिंगापुर में पोस्टेड थी। और एक नेशनल कॉज के लिए उसमें ये पूरा चैप्टर पूरी ये लाया हूँ, इसमें आप इसको आराम से पढ़ें और इसमें ये देखेंगे। अब आप पेज नंबर 8 पे आ जाइए, पेज नंबर 8। इसमें जो मेजर जहीर थे, जो अहीर कंपनी के इंचार्ज थे, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जर्मन से दोस्ती कर ली थी। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम है, 1939-40 का टाइम है। तो जब मेजर जहीर को हटाया गया तो अहीरों ने उसका विरोध करा। अब ये क्या कहते हैं जनरल थिमैया, वो आप देखिए। बिफोर लिविंग, हाउएवर, जहीर आस्क्ड द JCOs, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, to have the company stage a protest. The Ahirs turned for quarter guard. Duty came that night. The Ahirs sent out a guard which stayed quietly on the post. The off-duty Ahirs, however, came out of the barracks and marched up and down, shouting slogans in self-conscious way. When they were asked what was the matter, they said they wanted Jahir to return. उसके आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। The Ahir guard was disarmed. जो अहीर गार्ड था उसको जो है डिसआर्म कर दिया गया, and he was replaced by the Scottish troop. The weapon of the whole battalion were locked in the coats, and the CO took the keys. Armed troops from the Highlanders surrounded the barracks. जो हाईलैंडर्स जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, उन्होंने सारी बैरक्स को सराउंड कर लिया था। नो एक्ट नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि यही एक कारण था कि अहीर रेजिमेंट नहीं बनी। यही एक कारण था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। नो एक्ट कुड हैव बीन मोर इंसल्टिंग टू द ऑनर ऑफ द जवान्स, एंड नाउ द अहीर कंपनी रियली डिड म्यूटिनी। अब आप आगे आ जाइए। चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ पेज नंबर 8K, 8K, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये 1897 में जब इंडियन आर्मी का पहली बार रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तब डिफरेंट कास्ट की क्या स्थिति थी ये इसमें दिया हुआ है। और ये मेरा नहीं है, ये कुमाऊं रेजिमेंट की जो अपनी ऑफिशियल बुक है, हरी कलगी की कहानी, उसमें है। पेज नंबर कितना सर? पेज नंबर 8K, 8K, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है 1897, 1897। ये सिंगापुर का खत्म हो Heading गया। is 1897. ठीक है।
इसमें आप देखेंगे कि उस समय 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट थी केवल. देयर वर ओनली 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स and Ahirs were 25% of 2 infantry regiments. That is 2nd Infantry and 5th Infantry. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर. आज To note, 36 out of इन्फेंट्री 6. रेजिमेंट है, 36 से ज़्यादा इन्फेंट्री रेजिमेंट है. हम एक इन्फेंट्री के केवल 25% है. आप बताइए दुनिया तो कहाँ से कहाँ गई और हम कहाँ से कहाँ गए. और इसका एक ही कारण हुआ कि हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ हर बार विद्रोह करा, और जो मेन कारण था वो 1939-40 में जो अहीर ट्रूप्स ने सिंगापुर रिवोल्ट करा, उसकी वजह से अंग्रेज नाराज हो गए. और उस समय जो कर्नल थे इसकी हैदराबाद रेजिमेंट के, वो थे कर्नल हफंडन. एंड कर्नल हफंडन वाज पोस्टेड इन बिकॉज क्योंकि वो ट्रूप्स को अच्छी तरह लीड नहीं कर पाए, तो अंग्रेजों ने उसको जो है पोस्ट कर दिया दिल्ली में एज इंचार्ज आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, 45 में विद्रोह, 45 में आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन होता है. जब आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो कर्नल हफंडन ने ये कहा कि नहीं, अहीरों की वजह से मेरा कैरियर खराब हो गया, इन्होंने विद्रोह करा तो मैं इनके रेजिमेंट नहीं बनने दूंगा. और चूंकि कुमाऊनी साइडेड विद ब्रिटिशर्स इन दिस म्यूटनी, दे वर गिवन ए स्टेटस ऑफ अ रेजिमेंट. अब आप हालत देखिए, कुमाऊनी 16 लाख है, हमें उनसे कोई गरज नहीं उनके रेजिमेंट रहे. हम 10 करोड़ आदमी, हमारे लिए केवल 25% जो अंग्रेजों ने सजा दी थी वो आज भी चली आ रही, वो आज भी चली आ रही. अंग्रेजों ने अहीरों का हिस्सा एक और एक हिस्सा जाटों का, जाटों को जाट रेजिमेंट में भेज दिया और दोनों हिस्से कुमाऊनियों के इनाम के तौर पे दे दिए. मैं बहस कर रहा हूं इतिहास से, कोई भी आके मुझे बताए. और वो जो सजा दी थी वो आज तक चली आ रही. आज भी जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में है उनके लिए केवल 25% जगह, जिनकी संख्या लाखों में है उनकी जो है 75%. हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ी बात है. मैं अभी क्योंकि मैंने इसी तक अपने आप को रखना है, इसीलिए मैं इसके आगे आपको बता नहीं सकता. अब आप ये देखिए कि हम 25% 2 रेजिमेंट में थे और आज 2022 में 36 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, हम एक रेजिमेंट के केवल 25%. क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं? अब आगे आप नेक्स्ट पेज आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है जाट गुजर्स एंड अहीर्स बाय मेजर A.H. बिंगले, और इसको रिवाइज किया है कर्नल R.C. क्रिस्टी ने. इट वाज फर्स्ट रिटन इन 1936, देन 1940 के आसपास ये दोबारा रिवाइज हुई. इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल R.C. क्रिस्टी क्या लिखते हैं, ही वाज मिलिट्री क्रॉस. वो पेज 1878 ये लिखते हैं, पेज नंबर 46 पर, पेज नंबर 46 पर, 1878 से 1880 में हुई अफगान वार से पहले, मैं बात कर रहा हूं 1878 से 1880 के पहले, 1878 से 1880 के पहले अहीर बंगाल और बॉम्बे आर्मी में भर्ती होते थे. बंगाल आर्मी में अहीरों की 15 विशुद्ध कंपनियां थी, 15 प्योर कंपनीज. आज कम से कम उसका मतलब 4 रेजिमेंट के बराबर होता है. बॉम्बे आर्मी में अहीर मिक्स्ड कंपनियों में बहुतायत में पाई जाती, मतलब अगर कोई मिक्स्ड कंपनी थी तो अहीर उसमें मेजोरिटी में थे. प्रथम विश्व युद्ध से पहले अहीरों की 6 विशुद्ध कंपनियां इन्फेंट्री में थी. कई कंपनियां सेना की विभिन्न शाखाओं में थी, जिसमें तोपखाने में उनकी भूमिका अहम थी. आगे वो लिखते हैं, अहीर जाति के बहादुर सिपाहियों की तारीफ बड़े जोरदार शब्दों में की. उन्होंने अहीर सिपाहियों के बारे में लिखा कि मैं 12 वर्षों से अहीरों की कमांड करता रहा हूं. उनका एक्सट्रीमली एक्सीलेंट कैरेक्टर है. The educated ones are always keen to attend classes of instructions and jump at the opportunities of musketry, transport, physical training or pioneer classes. The Ahirs are the best scouts in my regiments. Ahirs are the best scouts in my regiment and are keen on manly games. The educated ones are mostly good shots from the beginning, but it often takes a long time to teach the jungly one to shoot well. In my opinion, enlistment of Ahirs has proved a great success, and government would do a good stroke of business in raising more and more companies in the whole of the Indian Army. ये
उन कर्नल ने क्रिस्टी ने कहा है, When you come over names of the martial races of India and think of the Gorkha, Rajput, Sikh, Brahman, Dogra, Jat, Pathan, Punjabi, Mohammedans, do not forget the Yaduvanshi Ayers.